This is Farhan, guys. Today we are going to discuss about the difficult questions of states of matter. Let's see what we have in question number 1. 2 grams sample of hydrogen at temperature T and a volume V exert a pressure P. So 2 grams sample of hydrogen means, first of all, we need to find out the moles of hydrogen. So 2 gram of hydrogen is the mass. Its MR is 2. So you will get 1 mole. इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 मोल था हमारे पास तो प्रेशर P एक्सर्ट हुआ था वॉल्यूम V और टेम्परेचर T के थ्रू. सही है. Now the next part of the question is deuterium is an isotope of hydrogen which has a mass of 2. Which one of the following would also exert a pressure P at the same temperature T? तो अगर सेम प्रेशर एक्सर्ट करना है तो ऑब्वियसली यू नीड 1 मोल. प्रेशर P उस वक्त एक्सर्ट हुआ था हमारे पास जब हमारे पास 1 मोल आए थे. तो हमने ये देखना है कि किस ऑप्शन के अंदर हमारे पास 1 मोल है. All right. Before we going to proceed, let's find out the moles of deuterium. Deuterium is D2. इसका mass 2 है. All right. Oh, just hold on a second. Yes, 2 gram of deuterium है. तो obviously आपके पास 0.5 मोल्स आ जाएंगे यहाँ से. All right. मोल्स ऑफ ड्यूट्रियम डिटरमिन करते हैं. 2 divided by 4 you will get 0.5 moles. हमें 1 मोल चाहिए. ऑब्वियसली हमें ऑप्शन ए से नहीं मिल रहा. इसका मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. 4 ग्राम ड्यूटेरियम एंड वॉल्यूम V. अगर वॉल्यूम आपने पहले वॉल्यूम था V और अब वॉल्यूम आपने कर दिया हाफ, तो जब वॉल्यूम हाफ होता है तो प्रेशर आप बेसिकली वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज. सो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है P से तो ज्यादा होगा. ठीक है. आई होप इट मेक सेंस टू यू कि जब हम वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रेशर इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ. तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है अगर वो टेम्परेचर T पे P प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था तो अब जाहिर सी बात है P इससे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा. सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी इनकरेक्ट. ऑप्शन सी की बात करते हैं. ही इज सेइंग 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. सो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लेते हैं बेटा हम. सो ये हो जाएगा 1 divided by 2 gives you 0.5 mole. Similarly, वो कह रहे हैं 2 ग्राम ऑफ ड्यूट्रियम. जब 2 ग्राम ऑफ ड्यूट्रियम होगा तो D2 का मास मोल्स निकालोगे 2 divided by 4 you will get 0.5 moles. सो ऑब्वियसली इस ऑप्शन सी में दोनों के टोटल मोल्स कितने हो गए? 1. अब मोल्स सेम है मेरे पास. सही है ना. वी हैव सेम मोल्स, वी हैव सेम वॉल्यूम, तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी P एक्सर्ट होगा ना. which means C is going to be the right answer. I hope it makes sense to you. Next question. The value of PV plotted against P for 2 gases and non-ideal and a non-ideal gas where P is the pressure and V is the volume of the gas. Which of the following gases shows the greatest deviation from the identity? Guys, greatest deviation always refers to strongest attractive forces. Always refers to strongest attractive forces. Okay, so ammonia exhibit hydrogen bonding. ईथीन एंड मीथेन ये दोनों नॉन पोलर हैं. इसमें टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं. और नाइट्रोजन भी नॉन पोलर है गाइस.
तो इसका मतलब इसमें भी टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्स होगी, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज ए में अमोनिया है, अमोनिया एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्स. So hydrogen bond is stronger than temporary induced dipole dipole force. ठीक है. Question number 3. For an ideal gas, the plot PV against P is a straight line. Okay, and that's your ideal gas. ठीक है. For a real gas, such a plot shows a deviation from the ideal behavior. The plot PV against P for 3 real gases are shown below. The gases represents ammonia, hydrogen, and nitrogen. What are the identities of the gas X in this? सबसे ज्यादा डेविएशन जो है वो Z शो कर रहा है. इसका मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होगी उसमें, एंड ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अमोनिया बिकॉज अमोनिया एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सही है. हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, एक्स का जो है वो डेविएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई. इसका मतलब दिस कुड बी नाइट्रोजन बिकॉज इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ वैन वाल फोर्सेस भी ज्यादा होंगी. एंड ऑब्वियसली वाई जो है वो आपके पास हाइड्रोजन हो जाएगा बिकॉज उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, उसमें सबसे वीक वैन वाल फोर्सेस होंगी, तो उसकी डेविएशन सबसे कम होगी. तो वाई इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन, X is going to be nitrogen, and Z is going to be ammonia. So right answer is going to be D. I hope it makes sense to you. Question number 4. The density of ice is 1 gram per cm cube. What is the volume of steam produced when 1 cm cube of ice is heated to 323 Kelvin, that is 596 Kelvin, at a pressure of 180 atm? 1 mole of gas occupied 24 dm cube at 298 Kelvin at 1 atmospheric pressure. So volume is 1 cm cube. Here we have 1 cm cube. ये cm cube इस cm cube से cancel हो जाएगा, तो you will get mass of ice. तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले mass of ice के through moles of ice calculate करते हैं, यानी moles of water calculate कर लेते हैं. So guys ये हो जाएगा 1 divided by 18. So ये हो जाएगा 0.05 moles. Okay. हम सब जानते हैं कि 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 24 डीएम क्यूब एट आरटीपी. क्वेश्चन में भी लिखा है. सो अगर हमने 0.05 मोल्स फाइंड आउट किए हैं, तो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी हाउ मच? वॉल्यूम हो जाएगा गाइस हमारे पास, let me check, 0.05 into 24 is going to be 0.05 into 24 is going to be, oops, 0.05 into 24 is going to be 1.2 dm cube. Hold on a second. 1 divided by 18 is going to be 0.055 into 24. So it's going to be 1.33. Hold. इसको हम 0.55 कर लेते हैं, और वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 1.33 dm क्यूब. अब ये जो वॉल्यूम आपके पास आया 1.33 dm क्यूब, ये आपने 298 केल्विन पे डिटरमाइन किया है. वो कह रहे हैं 596 केल्विन होगा, तो बताइए क्या है. तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि 298 केल्विन gives you 1.33 dm क्यूब. सो अगर आपके पास 596 केल्विन है, तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा. तो वॉल्यूम हो जाएगा इनटू 596 डिवाइडेड बाय 298, ये हो जाएगा 2.66 dm क्यूब. तो 2.66 लेट्स सी कहाँ लिखा हुआ है. 2.66 या 67 हमारे पास लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, which is why C is going to be the right answer.
Now the next is flask X contain 5 dm cube of helium at 12 kilopascal pressure, and flask Y contain 10 dm cube of neon at 6 kilopascal pressure. If the flasks are connected at constant temperature, what is the final pressure? So मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मुझे वॉल्यूम ऑफ हीलियम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ नेऑन दिया हुआ है, सो टोटल वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 15 डीएम क्यूब. ऑलराइट, दोनों का मिला के. फ्लास्क एक्स का प्रेशर गिवन है मुझे, फ्लास्क वाई का प्रेशर गिवन है मुझे, so I can find the partial pressure of each gas. So मैं सबसे पहले partial pressure of helium find out करता हूँ. So volume of helium is 5 dm cube. Total volume दोनों vessel का मिलाकर हो जाएगा 15, and pressure of flask X is going to be 12. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 12 times 5 divided by 15. So it's going to be 4 kilopascal. Then partial pressure of neon find out करना है. Volume of neon is 10 dm cube. Total volume is 15. Pressure is 6. 60 divided by 15 is going to be 4. Now we need to find the total pressure or final pressure. तो final pressure के लिए हम क्या करेंगे? PF is final pressure. मैं partial pressure of helium और partial pressure of neon दोनों को ऐड कर दूंगा. तो ये हो जाएगा 4 plus 4 equals to 8 kilopascal. So right answer is going to be A. I hope it makes sense to you. Now the next question is, at room temperature and pressure, chlorine does not behaves as an ideal gas. At which temperature and pressure would the behavior of chlorine become more ideal? अगर आपने गैस का बिहेवियर आइडियल करना है तो आप दो कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे उसको. सबसे पहली हाई टेम्परेचर और दूसरी कंडीशन आप प्रोवाइड करेंगे लो प्रेशर. सो हाई टेम्परेचर ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में है. लो प्रेशर ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, विच मीन्स बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज बी में लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे आइडियल कंडीशन मिल जाएगी क्लोरीन को और वो अपना आइडियल बिहेवियर शो करेगी. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7. Which compound is the only gas at room temperature and pressure? Gas. So guys, आप जानते हैं, हमने पढ़ा है कि NH2 is amine, OH is alcohol, this is also an alcohol. So आप सब जानते हैं कि इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. ऑलराइट, and hydrogen bonding always exist in liquid state. That's what we have done in the bonding. That means कि ये भी liquid, ये भी liquid, ये भी liquid. तो obviously वो gas पूछ रहे हैं हमसे, तो D is going to be the right answer. Alright? Because कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. ठीक है. Question number 8. Measured values of the pressure, volume, and temperature of a known mass of a gaseous compound are to be substituted into the equation PV equals to nRT. The measurements are used to calculate the relative molecular mass of the compound. Which conditions of pressure and temperature would give the most accurate value of MR? Most accurate value of MR आपको मिलना है, आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो आप मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू उस वक्त हासिल कर सकते हैं जब आप आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करें, और आइडियल कंडीशंस उसी वक्त हासिल होंगी जब आप प्रेशर को लो कर दें और टेम्परेचर को आप हाई कर दें. सो प्रेशर लो कहाँ लिखा हुआ है? सी और डी में. और टेम्परेचर हाई कहाँ लिखा हुआ है? ए में और सी में, which means C is going to be the right answer.
क्वेश्चन नंबर 9, सब्सटेंस एक्स वाई एंड जी आर ऑल सॉलिड्स, सारे के सारे सॉलिड्स हैं गाइस, ये याद रखिएगा. Some of their physical properties are given in the table. What type of lattice could each substance have? Okay. X से रिलेटेड बात करते हैं. इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली ज्यादा है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है लिक्विड स्टेट के अंदर. तो लिक्विड स्टेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यानी कंपाउंड होगा. ठीक है. सो जॉइंट मॉलिक्यूलर तो नहीं हो सकता, क्योंकि जॉइंट मॉलिक्यूलर जो होते हैं उसमें लिक्विड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. ठीक है. जॉइंट मॉलिक्यूलर में मैंने आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड पढ़ाया है और आप जानते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल मॉलिक्यूलर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, तो इसका मतलब सिंपल मॉलिक्यूलर भी गलत हो गया. आयनिक सही है बिल्कुल, बिकॉज उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है और आयनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाई. वाई का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये सिंपल मॉलिक्यूलर होगा. जॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है. आयनिक नहीं हो सकता क्योंकि उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. जेड से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं. जेड में क्या मामलात हैं. जेड इज बेसिकली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जॉइंट कोवलेंट होगा या जॉइंट मॉलिक्यूलर होगा. तो इसका मतलब ये हो जाएगा. मॉलिक्यूलर तो नहीं हो सकता क्योंकि मॉलिक्यूलर में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. आयनिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिक्विड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, विच इज व्हाई आई बिलीव कि ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट. ओ, दिस इज आल्सो जॉइंट मॉलिक्यूलर, so my answer is going to be C. Okay. Next is two gases vessels M and N are connected by a closed valve. M contain helium at 20 degrees Celsius at a pressure of 1 times 10 to the power 5 Pascal. N has been evacuated and has 3 times the volume of M. ठीक है. In an experiment, the valve is opened and the temperature of the whole apparatus is raised to 100 degrees Celsius. What is the final pressure of the system? सबसे पहले दो तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. हमने पी वी इक्वल्स टू एन आर टी पढ़ा था, सही है ना. अगर मैं यहाँ से एन और आर को कांस्टेंट ले लूं तो मेरे पास पी वी अपॉन टी आ जाएगा, राइट. अगर मैं इस पी वी अपॉन टी में इनिशियल और फाइनल स्टेट अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा एन आर इक्वल्स टू पी वन वी वन अपॉन टी वन. सिमिलरली हो जाएगा एन आर इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू. ऑलराइट. आप देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी. तो रिलेशनशिप मेरे पास बन जाएगा पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू. तो हम एक्चुअली ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये आया कैसे. सही है. अब P1 हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1 टाइम्स 10 टू द पावर 5 और वॉल्यूम को लेट सपोज मैंने x ले लिया है V1 को. टेम्परेचर जो है वो मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, मैं उसमें 273 ऐड कर देता हूँ. ठीक है. इक्वल्स टू P2 मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है. वॉल्यूम मेरे पास है 3 टाइम्स एज कंपेयर टू n. तो अगर इनिशियली x था और 3n हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 ऐड कर दीजिए. आई होप इट मेक सेंस टू यू. याद रखिएगा कि मेरे पास वॉल्यूम कितना था v का, इनिशियली x था और उसने कहा कि वॉल्यूम इंक्रीज होकर कितना हो गया 3x. तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, दोनों फ्लास्क को अगर आप कनेक्ट कर रहे हो आपस में 3x प्लस एक्स हो जाएगा, राइट. तो यहां से हो जाएगा 1
इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 293 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4x इंटू P2, ये मुझे फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 373। सही है, तो यहां से P2 कैलकुलेट कर लेते हैं। सो P2 हो जाएगा 1 टाइम्स 10⁵। अच्छा, हम ये भी तो कर सकते हैं कि x कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 1 टाइम 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 373 डिवाइडेड बाय 293 टाइम्स 4। सो यहां से P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3.18 इंटू 10⁴ पास्कल। सो हमारे पास आंसर आया है ए। ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। 0.10 gram of the volatile liquid X formed 0.025 dm cube of vapor at 100 degrees Celsius and atmospheric pressure. 1 mole of vapor contained 22.4 dm cube at 0 degrees Celsius and atmospheric pressure. What is the relative molecular mass of X? So यहाँ दो डिफरेंट सिचुएशन है, एक है स्टेटेड कंडीशन और एक है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट? ओके, तो स्टेटेड और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन दोनों को देखना है हमने, एंड ऑब्वियसली दोनों के लिए वर्किंग कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले वर्किंग कर लेते हैं बेटा इन स्टैंडर्ड कंडीशन। देखो आपके पास रिलेशनशिप ये होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का, सही है। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, कैसे पता चल रहा है? यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, और जाहिर सी बात है आर की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। तो दो चीजें कांस्टेंट हैं इस एक्सपेरिमेंट में, एक प्रेशर और एक आर। आपने क्या किया, दोनों को एक जगह पे कर लिया, तो ये हो जाएगा P अपॉन आर इक्वल्स टू एन टी अपॉन वी। अब मैं इस एक्सप्रेशन के ऊपर ना गाइस अप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड कंडीशन और स्टेटेड कंडीशन। तो मेरे पास P अपॉन आर है, मेरे पास 1 मोल है, टेम्परेचर है मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें मैं 273 ऐड कर दूंगा तो 273 केल्विन हो जाएगा बेसिकली, और V जो है वो मेरे पास 22.4 डीएम क्यूब है, सही है। अच्छा, अब इशू ये है कि स्टेटेड कंडीशन भी है मेरे पास, और स्टेटेड कंडीशन पे भी यही होगा कि प्रेशर और आर दोनों कांस्टेंट हैं, तो रिलेशनशिप बनेगा एन टी ओवर वी। इसमें जो एन है वो आपके पास 0.1 है, ये तो मास दिया हुआ है उन्होंने, तो हम मास ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 0.10 दिया हुआ है, इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन, क्योंकि 273 ऐड कर देंगे। देन फिर आपके पास क्या गिवन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.025 डीएम क्यूब, और एम आर कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा एम आर, सही है। तो मोल्स बेसिकली किसके इक्वल हैं,
मास अपॉन एम आर, तो ये मास, ये एम आर, ये टेम्परेचर एज इट इज, ये वॉल्यूम एज इट इज। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। यार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों की, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, दोनों को इक्वेट कर दो। तो जब इक्वेट करोगे तो ये हो जाएगा 273 डिवाइडेड बाय 22.4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.10 इंटू 373 डिवाइडेड बाय 0.025 इंटू एम आर। हमें तो एम आर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। सो अगर हम एम आर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10 इंटू 373 इंटू 22.4, और हम इसको डिवाइड कर देंगे गाइस 0.025, ओ माय बैड, 0.025 इंटू 273। सो दैट्स योर आंसर, बिकॉज उन्होंने एक्सप्रेशन हमें इसी तरह से अरेंज करके दिया हुआ है। तो अब देखें कहाँ लिखा हुआ है, ये 0.1, 373, 22.4 ये लिखा हुआ, 0.025 ये लिखा हुआ, 273 ये लिखा हुआ, इसका मतलब डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सही है। याद रखिएगा कि मैंने इस केस में ना स्टेटेड कंडीशन के अंदर मैंने जो मोल्स थे उसको मैंने मास अपॉन एम आर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया था मैंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल सा है। The complete combustion of 2 moles of straight chain alkane produces 400 dm cube of carbon dioxide measured at 301 Kelvin and 1 times 10 to the power 5 Pascal. Carbon dioxide carbon dioxide can be assumed to behave as an ideal gas under these conditions. What is the formula of the straight chain alkane? Okay, so I know moles, I know temperature, I know pressure, I know volume. So that indicates कि मैं PV equals to nRT apply करूं, तो ये हो जाएगा PV equals to nRT। सो मैं यहां से n डिटरमिन कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा PV अपॉन RT। प्रेशर मुझे गिवन है 1 टाइम्स 10 टू द पावर 5। वॉल्यूम मुझे 400 डीएम क्यूब दिया हुआ है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 टू द पावर -3 कर लूंगा मैं, ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। आर की वैल्यू इज फिक्स्ड विच इज 8.31। टेम्परेचर एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है 301। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो लेट्स सी व्हाट वी विल गेट द नंबर। ये है 1 एक्सपोनेंट 5 इंटू 400 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 40,000 divided by 301 into 8.31. So it's going to be 2501.31. So 40,000 divided by answer, that's 15.99, and 15.99 is basically 16 moles. सही है। सो आप नोट करें ये जो 16 मोल्स हैं हमारे पास, तो जब 2 मोल्स थे तो आपके पास 16 कार्बन एटम्स थे, 16 मोल्स ऑफ कार्बन, राइट। तो अगर मुझे फॉर्मूला मालूम करना है तो वो तो 1 मोल के लिए मालूम करेंगे, तो 1 मोल में कितने कार्बन एटम हो जाएंगे, 8 कार्बन एटम हो जाएंगे। फॉर्मूला हमेशा 1 मोल के लिए होता है, तो 8 कार्बन एटम कहाँ, किस ऑप्शन में लिखे हैं, ऑप्शन ए में लिखे हैं, व्हिच मींस ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, तो मुझे फॉर्मूला डिटरमिन करना था। तो मैंने सबसे पहले एन कैलकुलेट किए। एन जो मेरे पास 16 मोल्स आए, वो 16 मोल्स यानी 16 कार्बन एटम्स, इनडायरेक्टली स्पीकिंग वो 2 मोल्स ऑफ 2 मोल्स के थे, तो फॉर्मूला हमेशा 1 मोल के लिए होता है, तो उसमें 8 कार्बन एटम्स आते हैं। नेक्स्ट इज
use of the data booklet is relevant to this question. When an evacuated glass tube of volume 200 cm cube is filled with a gas at 300 Kelvin and 101 kilopascal, the mass of the tube increased by this. What is the identity of the gas? तो सबसे पहला काम हम अप्लाई करेंगे PV इक्वल्स टू NRT. हमें मास दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर लेंगे मास RT अपॉन MR. सही है. We need to find out the MR. तो मास कितना दिया हुआ है मुझे 1.06. R की वैल्यू इज फिक्स्ड 8.31. टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है 300 केल्विन. हमने उसको एज इट इज प्लग इन किया, डिवाइड किया. प्रेशर से प्रेशर हमें दिया हुआ है 101 किलो पैस्कल. तो याद रखिएगा 1 किलो पैस्कल इक्वल्स टू 1000 पैस्कल. सो अगर आपको 101 किलो पैस्कल दिया है तो ऑब्वियसली प्रेशर कितना हो जाएगा, 101 को मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 1000 से. सो वो ये हो जाएगा 101,000 पैस्कल. इसको यहाँ पर प्लग इन करो. वॉल्यूम 200 cm क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻⁻6 करो. तो यहाँ से MR की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. 1.06 इंटू 8.31 इंटू 300. So it's basically 2642.58. The 101,000 into 200 exponent minus 6 is going to be 20.2. So यहाँ से MR 2642.58 divided by answer. So it's 130.8. आर्गॉन का 40 होता है तो आर्गॉन नहीं हो सकता है. नियॉन का 20 होता है, ये भी नहीं हो सकता. आई थिंक जीनॉन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर क्योंकि MR काफी ज्यादा है. ठीक है. सो पीरियोडिक टेबल पे जाना पड़ेगा, देखते हैं कि क्लोज वैल्यू भी आई है या नहीं. लेट्स मूव ऑन टू द पीरियोडिक टेबल. डेटा बुकलेट चाहिए हमें. ये नहीं डेटा बुकलेट, और इस डेटा बुकलेट में पीरियोडिक टेबल जीनॉन, दिस इज जीनॉन. जीनॉन का है 133.1. तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है 130.8. तो दैट्स रिफ्लेक्ट जीनॉन. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ठीक है जी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 14. Exactly 1 gram of a metallic element reacts completely with 300 cm cube of oxygen at 298 Kelvin and 1 atm pressure to form an oxide which contain this. The volume of 1 mole of gas at this temperature and pressure is 24 dm cube. What could be the identity of the metal? That's called trial and error method. हम सबसे पहले ऑप्शन ए से वर्किंग करेंगे. अगर हमारे पास मास मैच हो गया या वॉल्यूम मैच हो गया तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. या तो हमें मास मैच करना है या फिर हमें वॉल्यूम मैच करना है. तो मेरे ख्याल से हम सबसे पहले कैल्शियम की वर्किंग करके देख लेते हैं. कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाइए, इट विल टर्न टू कैल्शियम ऑक्साइड. ये इक्वेशन आ गई हमारे पास. इस इक्वेशन को उठाकर हम यहीं छोड़ देते हैं, रिमूव नहीं कर सकते इसको. तो हम सबसे पहले मोल्स ऑफ कैल्शियम निकालते हैं. 1 ग्राम को हम डिवाइड कर देते हैं 40 से. सो हमारे पास मोल्स ऑफ कैल्शियम आ जाएंगे 0.025 मोल्स. आप जानते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन है, ये 2 मोल ले लो, ये 1 मोल ले लो. अगर आपके पास 0.025 मोल्स हैं तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे आपके पास. तो 0.025 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएंगे आपके पास 0.0125. सही है. हम सब जानते हैं
कि 1 मोल में हमेशा वॉल्यूम कितना होता है, 24,000 cm3, राइट। सो अगर आपने 0.0125 मोल्स फाइंड आउट किए थे ऑक्सीजन के, तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा ऑक्सीजन का। सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी 24,300 cm3। तो मैंने आपसे कहा था या तो वॉल्यूम मैच करो या फिर मैस। मैंने वॉल्यूम मैच करके दिया है आपको, 300 cm3 ये भी है, 300 cm3 ये भी है। दैट मींस ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगर ये 300 cm3 मैच नहीं होता तो मैं ऑप्शन बी पे जाता, बी पे मैच नहीं होता मैं सी ट्राई करता, जिस पे फिक्स वॉल्यूम या ये 1 ग्राम ऑफ मास आ जाता वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप वॉल्यूम से मास निकालो या मास से वॉल्यूम निकालो, दोनों में से कोई एक वर्किंग कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है जी। Okay, let's move on to the next question. That is question number 15. Question 15 is quite technical. X, Y, and Z are all gases that behaves ideally and react according to the equation shown. When 3 moles of X and 3 moles of Y are placed inside a container with a volume of 1 dm3, they react to form the maximum amount of Z. The final temperature of the reaction vessel is 120 degrees Celsius. What is the final pressure inside the reaction vessel? Technical. सबसे पहले यहाँ लिखते हैं x, टू वाई गैस, और ये हो जाएगा 2Z गैस। सही है। इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इनिशियल मोल्स इसके कितने हैं, 3। इसकी भी इनिशियल मोल्स कितने होंगे, 3। और जाहिर सी बात है बेटा ये तो बना ही नहीं होगा तो इसको 0 ले लो, इनिशियली तो रिएक्ट ही नहीं हुआ होगा ना। नाउ वी नीड टू फाइंड द रिमेनिंग मोल्स। अच्छा, अब देखो इन दोनों में रेशियो सेम है, तो अगर ये इनिशियली 3 मोल्स है और ये 3 मोल्स रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली ये कितना बनेगा, 3 मोल्स फॉर्म होगा। तो ये 3 मोल्स फॉर्म हो गया। ये बहुत ही टेक्निकल एरिया है, दैट्स नॉट एन इजी थिंग। जिसका मोलर रेशियो सेम होता है उसी के नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं हम रिएक्शन में। तो क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, तो अगर ये इनिशियली 3 मोल्स रिएक्ट करेगा तो जेड भी 3 मोल्स फॉर्म होगा। ओके, अब अगर यहां से 3 मोल्स रिएक्ट कर गए तो यहाँ बचेंगे कितने ये भी तो मालूम करना है हमने। सो इन दोनों के दरमियान रेशियो क्या है, 2:1 का। तो अगर ये 3 मोल्स हैं तो 2:1 के रेशियो की वजह से ये कितने हो जाएंगे, 1.5 मोल्स हो जाएंगे, राइट। सो इनिशियली तुम्हारे पास 3 मोल्स हैं, उसमें से 1.5 मोल्स रिएक्ट हो गए, तो बच कितने जाएंगे, 1.5 मोल्स। सही है जी, ये तो फुली रिएक्ट हो जाएगा, ये बनेगा, ये बच जाएगा, ठीक। सो टोटल मोल्स बेसिकली एट द एंड ऑफ द रिएक्शन मेरे पास कितने आएंगे, टोटल रिमेनिंग मोल्स। मेरे पास टोटल रिमेनिंग मोल्स में 1.5 x के बच गए और 3 मोल्स जो है वो z के बने, तो टोटल रिमेनिंग मोल्स हो जाएंगे 4.5।
मैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी अप्लाई करता हूं, मुझे यहां से प्रेशर निकालना है, तो ये हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी। मोल्स मैंने कितने फाइंड आउट कर लिए हैं गाइस, 4.5, वो यूज करूंगा मैं। आर की वैल्यू फिक्स होती है 8.31। टेम्परेचर एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है 120 डिग्री सेल्सियस, तो मैं इस 120 में 273 ऐड कर दूंगा। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 1 डीएम क्यूब। उस डीएम क्यूब को मैंने कन्वर्ट कर लेना है मीटर क्यूब में, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 10⁻³ मीटर। सही है। तो मेरा यहाँ से प्रेशर कितना आ जाएगा, मेरे पास प्रेशर आ जाएगा 1.47 इंटू 10⁻7 पास्कल। अब ये कहाँ लिखा हुआ है 1.47 इंटू 10⁻7, ये लिखा है सी में, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, आई रिपीट वन मोर टाइम कि इनिशियली ये 1 था, ये 2 था, ये 2 था, मतलब मुझे ये पता चल गया कि इन दोनों के दरमियान मोलर रेशो सेम है। मुझे ये भी पता था कि ये भी 3 मोल है, ये भी 3 मोल है, और इनिशियली ये क्या होगा, 0। जाहिर सी बात है रिएक्शन ही नहीं होगा, लेकिन जब आपस में मिक्स करेंगे और रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जेड तो बनेगा ना। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जेड कितना बना, तो मैंने कहा है कि क्योंकि इन दोनों का मोलर रेशो सेम है, विच इज वाई अगर यहाँ से 3 मोल्स रिएक्ट होंगे तो ऑब्वियसली जेड के भी 3 मोल्स बनेंगे। हम सब जानते हैं कि जेड और एक्स में 2:1 का रेशो है, तो अगर इसके 3 मोल्स फॉर्म हुए तो जाहिर सी बात है मैं इसको हाफ करूंगा 2:1 के रेशो की वजह से, तो 1.5 मोल्स बच जाएंगे। यानी यहां से इनिशियली 3 मोल्स थे, रिएक्ट कितने हो रहे होंगे, हाफ, तो बच कितने जाएंगे 1.5 मोल्स। तो टोटल मोल्स जो बच गए और जो फॉर्म हुए वो 4.5 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। क्वेश्चन नंबर 16, ओके, seems tricky. A graph of PV against a graph of PV against temperature is known for a fixed mass of a gas. Okay, which graph gives this, which gas gives the graph over the widest range of temperature and pressure? Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वाइडेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका मतलब पीवी और टेम्परेचर दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सही है, यानी तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कोलिजन बढ़ेगा, जब कोलिजन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कंटेनर के अंदर। ठीक, सो हम पहला पॉइंट तो यही लिख देते हैं कि पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एस graph is स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर दूसरी बात ये कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कोलिजन इंक्रीज होगा। जब कोलिजन इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कंटेनर की वॉल के साथ ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ग्राफ से तो मुझे ये दो चीजें पता चल गई। अब जाहिर सी बात है आप वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रेशर कह रहे हो, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो गैसियस मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड होंगे। as pressure is as pressure increases
molecules are compressed अच्छा जब गैशियस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड होंगे तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोज टुगेदर, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होंगी। सही है? तो जब वाइडेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर लोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, जब वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रेशर लोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ से ये पता चल रहा है आपको। सो देखो, इसमें परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होती हैं। ठीक है, मोस्ट डेविएशन शो करेंगी अपने आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं। अब इशू ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन पोलर हैं। तो आप ये भी तो जानते हैं कि ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा। सो मोर इलेक्ट्रॉन, strong van der Waals forces and most deviation। तो जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा डेविएशन। इसका मतलब ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि उसमें उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम, उसमें सबसे कम फोर्सेस होंगी, और वो सबसे कम डेविएट होगी अपने आइडियल बिहेवियर से। एंड दैट्स द ग्राफ शोज राइट कि डेविएशन कम हो रहा है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये ग्राफ शो कर रहा है कि गैस बिहेव्स आइडियली। गैस बिहेव्स आइडियली। सही है भाई। तो ग्राफ कह रहा है कि गैस का आइडियल बिहेवियर है, और जबकि वो कह रहा है वाइडेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये होगा वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रेशर पे ये हो रहा होता है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों गैसेज जो हैं वो सबसे ज्यादा डेविएशन शो करेंगी, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज हैं ये दोनों। कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेज ज्यादा, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज ज्यादा, इसकी डेविएशन ज्यादा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन की डेविएशन सबसे कम, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम, इसमें सबसे कम फोर्सेज होंगी इन चारों में। इसका मतलब दिस ग्राफ बिलोंग्स टू हाइड्रोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा हमारे पास? A student reacts 1 mole of magnesium powder in a sealed 0.030 meter cube container of oxygen at a pressure of 2 into 10 to the power 5 Pascal at a temperature of 600 degrees Kelvin. The magnesium reacts completely to form magnesium oxide. Which percentage of the oxygen will be used up? Okay. Hmm. तो मुझे वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, आर पता है, तो मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से। PV इक्वल्स टू nRT। n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेशर आपके पास है 2.0 इंटू 10⁵ वॉल्यूम आपके पास कितना है? 0.030 मीटर क्यूब। उसको आप डिवाइड कर दीजिए।
आर की वैल्यू से, आर की वैल्यू इज 8.31, टेम्परेचर आपको गिवन है 600 केल्विन, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1.203 मोल्स। सही है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। हमारा सेकंड स्टेप क्या है? हम जानते हैं कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा कंप्लीटली तो वो कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये 2 मोल है और ये 1 मोल है। अगर आपने मैग्नीशियम के मोल्स 1.2 यानी 1.203 कैलकुलेट किए हैं तो बताइए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? तो ये हाफ हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 डिवाइडेड बाय 1.203। oops 2 divided by 1.203। oh. 1.21 यार, अच्छा 1.203 divided by 2 is going to be 0.6 मोल्स। ठीक है, मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास परसेंटेज में 0.6 है, उसको मैं डिवाइड करूंगा 1.203 से, इंटू 100 करूंगा तो परसेंटेज आएगी। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 1.203 इंटू 100, सो did I some mistake? मेरे पास एग्जैक्ट 50% आ रहा है, बट 50% जो है ना वो मेरे पास कहीं है। लेट मी चेक द कैलकुलेशन अगेन। वेट, 2 एक्सपोनेंट 5 into 0.030 divided by 8.31 into 600। oops 8.31 into 600, ठीक है, ये हो गया 4986। 1.2033 divided by 2.601 divided by 1.203, या मेरे पास 50% आंसर आ रहा है। ओके, लेट मी डू वन थिंग। ये 1.2 है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके 1 ले लूं फिर क्या होगा? इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं और 1.0 मोल ले लेते हैं, और 1.0 लेते हैं तो अब ये 0.5 आएगा। तो अगर मैं 0.5 ले रहा हूँ, लेट मी चेक, 1.203, यस मेक सेंस, नाउ मेक सेंस। तो अब आया मेरे पास, ठीक है, मैंने उसको राउंड ऑफ करना था, मैंने राउंड ऑफ नहीं किया था, जो वैल्यूज थी एज इट इज ले ली थी मैंने, तो ये हो जाएगा मेरे पास 41.56%, so that is 42%, so C is going to be the right answer. Okay, question number 8, sorry, question number 18। question 18 easy है। Each of the substances shown is gaseous. Which substance is most likely to show ideal behavior in the conditions shown? आइडियल बिहेवियर मांग रहे हैं, तो आइडियल बिहेवियर तो उसी वक्त होगा ना जब आप प्रेशर, लो प्रेशर देंगे और हाई टेम्परेचर रखेंगे। लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर,
लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर तो आपके पास ये है और ये है, और लो प्रेशर जो है वो आपके पास ये है और ये है। अब इशू ये है कि या तो आंसर तो सी होगा फिर मेरे ख्याल से, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमें मिल नहीं रहा। ठीक है ना, चलें एक चीज और देख लेते हैं। इसमें आपके पास परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स है, इसमें आईडी आईडी फोर्स है, इसमें भी आईडी आईडी फोर्स है, और इसमें भी आईडी आईडी फोर्स है। तो सबसे वीक फोर्सेस इन तीनों में आई बिलीव नाइट्रोजन में होगी, क्योंकि नॉन पोलर है। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, क्योंकि वो ऑप्शन लो प्रेशर हाई टेम्परेचर का सिर्फ सी में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट। A weather balloon is filled with 12 kg helium. The weather balloon reaches a height of 20 kilometer. The pressure inside the balloon is 6,000 Pascal and the temperature is 216 Kelvin. What is the volume of the weather balloon at this height? Correct to three significant figures. Correct to three significant figures. वॉल्यूम मालूम करवाना चाहते हैं वो हमसे, और सबसे पहला है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। वॉल्यूम मालूम करवाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा वी इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन पी। इशू इस कि एग्जामिनर ने आपको मैथ्स दिया है, तो इसका मतलब मैं इस मोल्स को मास अपॉन एम आर में कन्वर्ट कर लूँ। ये हो जाएगा मास आर टी अपॉन एम आर इंटू पी। अब मैं इसमें वैल्यूज प्लग इन करना शुरू करता हूँ। मास मेरे पास है 12 kg, तो भाई 1 kg इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 12 kg है तो ऑब्वियसली 12,000 ग्राम। सही है। आर की वैल्यू इज फिक्स्ड 8.31। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 216 केल्विन, डिवाइडेड बाय एम आर। ओके, ये हीलियम है तो इस हीलियम का जो ए आर है वो 4 है, और प्रेशर कितना दिया हुआ है 6,000। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा गाइस आपके पास? 897.48 मीटर क्यूब। एग्जामिनर ने डीएम क्यूब में है, तो याद रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 डीएम क्यूब। अगर आपने 897.48 मीटर क्यूब रखा है तो डीएम क्यूब कितना हो जाएगा? तो ये वॉल्यूम हो जाएगा 897,480 डी एम क्यूब। 8974, तो 897, ये 480 डी एम क्यूब। आई थिंक सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बिकॉज दैट्स अ क्लोज ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 20। In an experiment, a sample of pure gas is put into a gas range at temperature of 300 Kelvin and pressure of 16 kilopascal. The gas is compressed until the volume occupied by the gas is half. Okay. ये जो 300 केल्विन है ना,
ये बेसिकली आपके पास है 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसमें 373 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन आएगा। आप वॉल्यूम हाफ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर तो इंक्रीज होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। आफ्टर कंप्रेशन यानी प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर इज 375 केल्विन एंड द प्रेशर इज 40 किलोपास्कल। यानी प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम कर दें तो प्रेशर बढ़ जाता है। ये जो आपके पास वैल्यू है ये बेसिकली 120 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी टेम्परेचर पहले कम था, टेम्परेचर अब ज्यादा हो गया। वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। Intermolecular forces between the gas molecules are significant. Wrong, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है। जब मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं रहती, वीकेन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, it is possible to calculate the number of moles of a gas present using these data alone। भाई मुझे प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो मुझे प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आर गिवन है, वॉल्यूम नहीं गिवन है ना। वॉल्यूम नहीं पता मुझे, वॉल्यूम की कोई करेक्ट पिक्चर नहीं है मेरे पास। तो जब वॉल्यूम की कोई करेक्ट पिक्चर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है मैं एन की वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर सकूंगा। इसका मतलब बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो प्रेशर इज गिवन, टेम्परेचर इज गिवन, आर नोन है, बट वॉल्यूम की कोई वैल्यू नहीं गिवन। तो आई कैन नॉट फाइंड हाउ मच वॉल्यूम is used initially or after the reaction. So there is no as such instruction about volume is given, which is why I cannot find the number of moles by using these data alone. Okay. Option C, the gas is behaving ideally. The gas is behaving ideally. क्यों जी? ओके, तो मेरे पास दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हैं, एक 27 और एक 120। मैं क्या करता हूँ, फॉर 27 वाले के लिए बात करता हूँ। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो अगर मैं यहां से एन की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा पी वी अपॉन आर टी। एन की वैल्यू, अब प्रेशर कितना है मेरे पास, 16 किलो पैस्कल। तो मैं उसको 16,000 पैस्कल कर दूंगा। वॉल्यूम मेरे पास, मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि 1 है, क्योंकि हाफ कर रहा है तो इसका मतलब ज्यूम कर लेते, लेट्स अज्यूम कि 1 है। तो डिवाइडेड बाय आर, आर हो जाएगा 8.31। टेम्परेचर मेरे पास है 300 केल्विन। तो यहाँ से मोल्स कितने आ जाएंगे मेरे पास, 6.41। और 127 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बात कर लेते हैं। इस पे भी हम पी वी इक्वल्स टू एन आर टी अप्लाई करते हैं। यहां से भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। प्रेशर यहाँ पर मुझे गिवन है 40 किलो पैस्कल, मैं इसको 40,000 कर लेता हूँ। वॉल्यूम में अगर मैंने 1 लिया था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तो और यहाँ पर हाफ हो गया है अकॉर्डिंग टू दिस, तो मैं 0.5 ले लेता हूँ। आर की वैल्यू 8.31 और टेम्परेचर गाइस मुझे गिवन है 375 केल्विन। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.41। सो दोनों एक्सपेरिमेंट में जो मोल्स है वो सेम आए, तो हम ये कह सकते हैं फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आई है, which means gas behaves ideally। so मैं यहाँ लिख सकता हूँ
for a fixed mass of gas, PV upon RT gives constant value. Hence, gas behaves ideally. सही है? So I believe C is going to be the right answer. That's the end of this chapter. I hope you get the points and logic. Thank you very much, guys.